स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससीपुर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट्स के 0-2 का। जैसे कुछ लड़के पूछ रहे थे कि कौन सा चैप्टर है। चैप्टर बेसिकली मैं क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसमें जो क्लास 11th का बेसिक्स आता है सेट्स का, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब क्लास 11 तुम्हारा छूट गया है और क्लास 12 में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा बेसिक लेके चलूंगा, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं और ये कॉम्पिटिशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली कल मैं जो कुछ सिंबल्स बताने छूट गए थे, आज मैं वो पहले सिंबल्स ही बता देता हूं। जैसे ये सिंबल, इसका मतलब होता है सबसेट। क्या मतलब होता है? सबसेट। इसका और एक ये आया, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अभी समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, सब समझाऊंगा। और इसके बाद इसका मतलब का और एक चीज और आती है, इसका मतलब होता है इम्प्लीकेशन। आप सब समझिए, ऐसे बोलना है कोई एक सबसेट, कोई एक ए है जो बी का सबसेट है, यानी बी जो समुच्चय है वो एक बड़ा समुच्चय है और ए उसका सबसेट है, तो बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। बस, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर ए और बी हमारा इक्वल है तो लिख देंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड इक्वल टू। बस इतना ही होता है। ठीक है, ये सिंबल्स आपको बहुत अपनी एनसीईआरटी में बने हुए मिलेंगे, देख लेना। ठीक है, उसके बाद है बिलोंग्स टू, यानी जैसे बी के में अवयव हैं ए बी सी डी, ये बी के अवयव हैं, तो इधर लिख देंगे, अगर बी लिखना है तो बी इज बिलोंग्स टू बी या सी इज बिलोंग्स टू बी। ठीक है, मतलब जब अवयव प्रदर्शित करना होता है तो इस बिलोंग्स टू का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर यहां तक हमने समुच्चय ए ले लिया, ए बी सी, बस यहां तक हमने ए ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंप्लीकेशन कैसे लगाएंगे? जैसे लिखा हुआ है बी बिलोंग्स टू बी, इंप्लीकेशन यानी इस कारण, यानी सबसे पहले हम पूरे चीजों का मेल करके ले रहे हैं, यानी बी ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, सबसे पहली बात। फिर उसके बाद इंप्लाइज दैट, यानी बी जो है वो ए का अवयव है, यानी बिलोंग्स टू बी। स्मॉल बी जो है ये बी का अवयव है और ए का भी अवयव है, तो अगर बी का अवयव है और बी हमारा ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ये बी का अवयव भी होगा, तो इसे लगेंगे इंप्लीकेशन, सच दैट, ऐसा होगा तब बी बिलोंग्स टू ए। ये हमारा हो गया बिलोंग्स टू, ये हो गया सबसेट और ये हो गया हमारा इंप्लीकेशन। सारे चिन्ह हो गए। आप इक्वल टू और नॉट इक्वल टू जानते होंगे, ये इक्वल टू होता है और ये नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसके बाद जो माइनस वाले आएंगे वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट। के बाद एक सिंबल और आता है, जैसे सबसेट अगर नहीं है तो ये लगा दो, मैंने नॉट सबसेट तुरंत। ठीक है, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू, इम्प्लीकेशन डज नॉट, इम्प्लीकेशन में से डज नॉट का नहीं होता है, लेकिन आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं काटेगा आपका। ऐसा अगर इम्प्लीकेशन मतलब नहीं इंप्लाई हो रहा है तो ना लगाओ। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू है, ये लिखते हैं नॉट बिलोंग्स टू। और उसके बाद ये नॉट सबसेट, बस इनको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से हो गया, जल्दी से रफ करते हैं। 1 2 3 नोट कर लीजिए। ओके, अब आपको पढ़ाना है इंटरवल। इंटरवल बेसिकली कॉलेज का इंटरवल नहीं है कि खाना खा लो, खाना तो सब लोग खा ही चुके होंगे मुझे ही छोड़कर। ठीक है, अब आता है इंटरवल यानी अंतराल। अंतराल जैसे एक होता है क्लोज इंटरवल, सबसे पहला एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इसे बोलते हैं बंद अंतराल, और इसे बोलते हैं खुला अंतराल। अंतराल हो गया। क्लोज इंटरवल का सिंबल होता है ये सिंबल। ठीक है, और इसका सिंबल होता है ये। बहुत ही नॉर्मल से लग रहे होंगे, लेकिन अभी आपको लगेगा कि हाँ ये अंतराल बहुत काम के होते हैं। जैसे क्या हुआ, कुछ आंसर क्लोज इंटरवल में आएंगे, कुछ आंसर ओपन इंटरवल में आएंगे, और ओपन इंटरवल में उन्हें
लिखने के लिए हमें बहुत कुछ आगे करना पड़ेगा, तब लिख पाएंगे। जैसे अब इसको हमें जानने के लिए लिखते हैं, जैसे क्या लिखेंगे अब, ढक्कन भी नहीं मिलता है, ढक्कन भी लिखते हैं, चलो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल, हमें बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आता है, तो एग्जांपल देखते हैं। ऐसे लिखा हुआ है ए बी क्लोज इंटरवल, और इधर लिखा हुआ है ए बी ओपन इंटरवल। अब समझ में है, ए बी यहाँ पे क्लोज इंटरवल में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये समझिए कि जो आंसर आया है उसमें ए और बी इंक्लूडेड, यानी कोई एक लाइन ड्रॉ की हमने, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। अब कोई एक लाइन ड्रॉ की, वहां पे कहीं पे ए है और यहाँ कहीं पे बी है, तो जो उस क्वेश्चन का हल है, यानी उस क्वेश्चन का जो आंसर आया है, वो ये बोलेगा कि मेरे आंसर, मैं ये बता रहा था कि जिस तरह माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, उसी तरह ए और बी कहीं ना कहीं लाई कर रहे होंगे, बिल्कुल आपको पता है। लेकिन जो ए और बी क्लोज इंटरवल में लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि जो उसका आंसर है या जो बताना चाह रहा है कि मेरे आंसर या मेरे अंदर ए और बी भी इंक्लूडेड है, यानी ये जो हमने डॉट डॉट बनाया है ये ए और बी को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। और ये पूरा उसका लाइन का हल है, यानी सॉल्यूशन है, ठीक है। ये देख लिया। अब आते हैं ओपन इंटरवल में क्या होगा। ओपन इंटरवल में जब आए तो इसमें भी सेम एक लाइन ड्रॉ करेंगे समझाने के लिए। यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा यानी माइनस अनंत, और यहाँ पे प्लस अनंत हो गया। यहाँ कहीं ए और यहाँ कहीं बी लाई कर रहा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हो जाएगा, तुरंत चेंज जाएगा कि ए और बी मेरे सॉल्यूशन के अंदर नहीं आते, मेरे सॉल्यूशन के अंदर नहीं आते, लेकिन इसके जो बीच की चीजें हैं वो मेरे सॉल्यूशन में आती हैं। समझे कि नहीं समझे? जैसे आप बोल दीजिए कि तुम्हारे पास कितने रुपए, तो हम बोलोगे 5 से 10 के बीच में है, लेकिन ना 5 है ना 10 है, तो 5 से 10 के बीच में ना 5 है ना 10 है, इसका मतलब 6 7 8 9 तक होंगी कोई ना चीज, है कि नहीं? बस यही चीजें हैं। और इसमें 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए देखेंगे इसमें एक हल्का सा ओपन होल बना देते हैं, ओपन सर्कल बनाते हैं और लिख देते हैं बीच वाली जो चीजें हैं ये हमारे सोल्यूशन में आती हैं, ठीक है। अभी आपको दिक्कत कर रहा है, लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी लगाएंगे ना, वहां पे ओपन और क्लोज का बहुत अच्छा मतलब होगा। ओपन क्लोज के बाद अभी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसमें ओपन क्लोज आएगा, बहुत चीजें। अगर आपको ओपन क्लोज इंटरवल ना क्लियर हो रहा हो तो मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, सुनिए। इसका सिंबल होता है एक बिग ब्रैकेट, इसका एक स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अगर इसके अंदर कोई चीज लिखी हुई है ए कॉमा बी जैसे लिखा हुआ है, तो ए और बी तो इंक्लूड होगा ही, मतलब कि जैसे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, एग्जांपल में हमें समझ नहीं आएगा। जैसे लिखा हुआ है ए कॉमा 6, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल 1 कॉमा 6 का मतलब है 1 भी इंक्लूडेड है, 6 भी इंक्लूडेड है, और इनके बीच के जो अंक है वो भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और उसके बाद जब बोलेगा यही, अगर वहां पे अभी लगा दें ओपन ब्रैकेट यानी खुला अंतराल 1 कॉमा 6, तो अब ये लिखेंगे ना 1 इंक्लूडेड है, यानी ना 1 है ना 6 है, सिर्फ इनके बीच के अंक है 2 3 4 5, सिर्फ इनके बीच के अंक आएंगे और 1 और 6 नहीं आएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये हमारा क्लोज इंटरवल है, ये हमारा ओपन इंटरवल है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, क्लोज ओपन हो गया। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरवल, बहुत, ये हर जगह इंटरवल है। यहाँ तक कि आप जब मेंस का पेपर देंगे उसमें ज्यादातर क्वेश्चन में इंटरवल लग के आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए 1 2 3, ठीक है। इंटरवल आना है ओपन और क्लोज का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल दिखाया था, ये एग्जांपल है कोई इजी एग्जांपल, तो ये हमारा ए लिखा है, ये हमारा बी लिखा है, ठीक है। तो ये ऐसे लगा था पूरा पूरा क्लोज इंटरवल था, लेकिन अब इसको हम अगर वेरी कर दें, इसको ओपन कर दें, ठीक है, या ए और बी लिख के इसको ओपन करके इसको क्लोज कर दें, ये वेरिएशन कैसे होता है इसका मतलब सीखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है जिस तरफ, अभी आप ये समझिए जिस तरफ एक क्लोज ब्रैकेट लगा होगा वो शामिल होगा, शामिल होगा, और जिस तरफ नहीं लगा होगा वो शामिल नहीं होगा। बस सेम आप यही चीज रखिए। अभी नहीं समझ आया ना, एग्जांपल समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है एग्जांपल में, ये तो अभी लिखा हुआ था 1 कॉमा 6, यहां पे ये लगा दिया, तो लाइन ड्रॉ की, बिल्कुल सेम लाइन ड्रॉ की हमने। यहां कहीं 1 आया, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है,
यहाँ पे 1 है, यहाँ कहीं पे 6 है, ठीक है। 1 पे क्लोज है, यहाँ क्लोज बनाया, ठीक है। पूरी लाइन ड्रॉ करते चले गए चले गए चले गए चले गए, और उसके बाद ये 6 जहां पे है वहां पे ओपन कर दिया, बस और कुछ नहीं है। कॉम्बिनेशन ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इनका, जैसे अब ये वाला कर लेते हैं। हाँ, जैसे 1 और 6 है, 1 पे ओपन है, फिर ये लाइन ड्रॉ की हमने, ये माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस अनंत प्लस अनंत, ये 1 लिया, ये 6 लिया, 6 लग रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक गए, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। अब ये चीज समझिए, 1 पे क्या है, ओपन है, तो 1 पे ओपन है, ये ओपन ही है, सिंपल ना दिख जाए आपको, ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। और यहाँ पे 6 पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज कर दो, बस पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन करने को भी कभी भी आ जाता है, ठीक है। ये हमारे वेरिएशन भी हो गए कि जब ए और बी किस तरह लगे हों, ठीक है। यानी अब इसको अगर कोई लिखना चाहे, जैसे ए एक्स बिलोंग्स टू, इसको किस किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू अगर लिखा हो ए कॉमा बी, ये ओपन इंटरवल लगे हैं, तो जो ए से बड़ा एक्स और बी से छोटा आएगा, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे, चलिए मैं दिखाई देता हूँ, ये पहला वेरिएशन ये लिखिए, सेकंड लिखिए, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ओपन ए क्लोज इंटरवल, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू, ऐसे लिखा जाए, ठीक है। जैसे तीसरा लिखिए, मैंने अलग अलग करके लिख दिए हैं कि किस तरह से ये इंटरवल वेरी करते हैं, ठीक है। जल्दी से पहले ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद ये नोट कर लीजिए। जैसे जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल होगा तो ये आएगा, ठीक है, यानी इक्वल टू यहाँ पे साइन नहीं आएगा। x बिलोंग्स जब a में इक्वल टू, दोनों में लगा दिया हमने क्लोज, तो इक्वल टू आ जाएगा। बेसिकली बड़े बड़े नहीं होते, मतलब दोनों सेम साइज के ही होते हैं। फिर उसके बाद जब एक a पे इंटरवल लगा हो क्लोज और b पे ओपन हो, तो यहाँ पे जब a पे क्लोज ओपन लगा और b पे क्लोज हो, ठीक है। हर तरह का इंटरवल समझा दिया है, बिल्कुल। अब इंटरवल से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। जल्दी नोट करिए, पढ़ाना है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यानी यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, यानी सार्वनिष्ठ, और इसे हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ और सर्वान, ये क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ मैं भूल गया, हिंदी के वर्ड हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। इंटरसेक्शन को बोलते हैं सर्वनिष्ठ और सम्मिलन को बोलते हैं यूनियन। कैसे, सुनिए। सबसे पहले आता है यूनियन, नंबर 1 यूनियन, इसे बोलते हैं सम्मिलन, इसे बोलते हैं सम्मिलन, ठीक है। अब यूनियन में क्या होता है ये समझिए। यूनियन का सबसे पहले सिंगल एक यू ही होता है, ये इसका सिंबल है, याद रखिए, तो ये बहुत जगह लगे मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली मुझे लगता है कि जब मैथ के सवाल आते हैं या मेंस में या कहीं भी किसी एग्जाम में, तो लोग बहुत ये इसका यूज बहुत करते हैं, या तो इंटरसेक्शन यूज करेंगे या इसका यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। जल्दी से, अब यू है तो इसका मतलब क्या होता है समझिए। कोई सेट ए है, 1 2 3 4, बिना एग्जाम्पल के मैं समझ में ही नहीं आता है ना। एग्जाम्पल, ये बी है, ए बी सी डी। अब हमें बोलते ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी, इस तरह लिखा होगा। तो ए यूनियन बी का मतलब वो हो जाएगा कि इसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। किस तरह देखते हैं, ए यूनियन बी में ए में कितने अवयव है, 1 2 3 4, बी में कितने, ए बी सी डी, सबको एक साथ लिख दो बस, 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। सिंपल सा, बिल्कुल, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं। अगर यहीं पे जैसे मान लीजिए एबीसीडी ना लिखा होता, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा होता, तो 1 2 3 अगर लिखा होता तो इन दोनों को दो बार ना लिखते, सिर्फ एक ही बार लिखते। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल, तुरंत ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, बी बराबर हमने लिख लिया 2 3 4, ठीक है। तो अब ए यूनियन जब बी निकालना है तो क्या करेंगे ये समझिए, सिंपल सा, ऐसे ही चिन्ह बना के 1 2 3 1 2 3 4 इतना ही लिखेंगे। अगर ये 2 3 4 दो बार है तो इसको दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, और यही हमारा यूनियन
हो गया। यहां से यूनियन बिल्कुल खत्म, मतलब कि दो चीजों को एक साथ मिलाकर लिख देना अगर उनके बीच में यूनियन लगा है। और सेम इसका उल्टा है जो वो इंटरसेक्शन है और कुछ नहीं है। जल्दी से एक यूनियन का एक और देख लीजिए। फाई कब हो सकता है, जैसे ए और जैसे इस यही एक सवाल आ जाता और इसमें अगर लिखना होता कहीं एक ऑप्शन होता, मान लीजिए लिखा होता ए यूनियन बी इक्वल टू ए। अब ये आप कैसे समझते हैं, जब ए यूनियन बी इक्वल टू ए लिखा हुआ है तो आप तो कहेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 आ रहा है। लेकिन जब आप गौर करेंगे कि ए भी 1 2 3 4 है और ए यूनियन बी भी 1 2 3 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ठीक है, जिस जो समुच्चय यहां बन रहा हो उसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आगे देखिए, इसको नोट करिए बहुत जल्दी। अब इंटरसेक्शन बताना है 1 2 3। एग्जाम्पल यही हो जाएंगे, हाँ ज्यादा सही है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, सर्वनिष्ठ, यानी जो सब में कॉमन हो। इंटरसेक्शन ये होगा, इसका सिंबल होता है जस्ट इसका उल्टा, उल्टा यू बोल सकते हो, है कि नहीं सिंबल। अब जैसे मान लीजिए किसका जब जब किसी दो सेट्स में कुछ भी ना मिले तो उनका इंटरसेक्शन 5 होता है। किस तरह, इसमें देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है ए 1 2 3 4, बी लिखा हुआ है ए बी सी डी, कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि ए बी सी डी अलग चीज है और गिनती 1 2 3 4 अलग चीज है। तो इसके लिए सीधे हम लिख देंगे इसको, ये इस क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था कि इंटरसेक्शन में इसका काम आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। 5 क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट सेट होता है। अगर मैंने आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। ठीक है, 5 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। लेकिन यहां पर देखिए कैसे ए और बी में क्या क्या कॉमन है, बस यही देखना होगा कि दोनों में क्या कॉमन है, उसी को एक साथ लिख देते हैं बस। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, अब बेसिकली यहां से आपको मतलब क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि यूनियन का मतलब होता है सबको उठा के एक साथ रख दो। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन हो उसको रखो। ठीक है, अभी नहीं समझ आया, वैसे आ गया होगा लेकिन मुझे फील नहीं आ रहा कि आप लोगों को क्या। अब एक बात फिर से समझिए, मैं नोट्स में हिंदी में लिखा देता हूं। पॉइंट फर्स्ट देखिए, यूनियन में सबको रख लो, सबको साथ रखो, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज, साथ रखो। और इंटरसेक्शन में कॉमन लोगों को, जो अमीर लोग नहीं, कॉमन लोग, कॉमन लोगों को साथ रखो, कॉमन साथ रखो। बस ये हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन में सबको साथ रखो और इंटरसेक्शन में कॉमन को साथ रखो, यानी जो कॉमन है 1 2 3 4 में क्या है, 1 पे कॉमन नहीं है ना, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, तुरंत हमने यही इंटरसेक्शन बी में 2 3 4 लिख दिया। बस यही हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या आया अगला टॉपिक, वेन डायग्राम था, लेकिन वेन डायग्राम सोच रहा हूँ अगले लेक्चर में कर दूं क्या। चलो आज मैं थोड़े से किसी को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा और वेन डायग्राम में अगले लेक्चर में कर दूंगा, क्योंकि वेन डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप 11 से देखेंगे, सीबीएसई कहीं से भी देखेंगे, कंपटीशन लेवल में तो बहुत ही आता है, लॉजिकल रीजनिंग में बहुत आता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए 1 2 3। अब मैं क्या पढ़ाना है, अब हमारा टॉपिक आएगा डिफरेंस इन सेट, यानी समुच्चयों में अंतर। कैसे, समुच्चयों में अंतर यानी डिफरेंस, यानी किसी समुच्चय में किसी को घटा दें। डिफरेंस कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, इसका सिंबल ये बेसिकली घटाना ही होता है। आप बस ये लिख दीजिएगा, यानी माइनस करना होता है। जैसे 5 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, यही बस इसमें समुच्चय में करना होता है, सिर्फ माइनस करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के बिना हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ पे कोई सेट ए लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। यहाँ कोई सेट बी लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है 4 5, बस इतना है। तो जब हमें ए माइनस यानी ए बी में अंतर निकालना होगा, यानी ए माइनस बी करेंगे तो आएगा जो इसमें है, बी में जो है, बी घटा रहे हो ना, तो बी में जो है इसको यहां से हटा दो, 4 है 5 है हटा दो, तो कितना बचा 1 2 3।
और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। अब एक चीज और आप समझिए, अब यहीं पर अगर आप b माइनस ए करेंगे, b माइनस ए करेंगे तो आप देखिए b में से a को घटा रहे हैं, b में से a को घटा रहे हैं, यानी 4,5 में से आप क्या घटा रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो अब आप ये नहीं करेंगे यहां भी 1 2 3 लिख देंगे, ये गलत है, टोटली रॉन्ग। मतलब क्या बोले कि कभी भी सही नहीं है, हमेशा ही गलत है। अगर यहाँ पे 4 और 5 कर दिया तो 4 और 5 काट दो, बस b माइनस ए इक्वल टू लिख दो सीधे, और कुछ नहीं। 4 5 हो गया, 5 लिख दो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ये बिल्कुल 100% सही है, कोई गलत नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप 1 2 3 4 लिख देंगे तो फिर इसमें अंतर ही क्या रहा। खुद सोचिए ना, a माइनस बी, बस यही है। अगर a और b इक्वल नहीं है तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी b माइनस ए इक्वल नहीं होगा, लेकिन जब तक a डज नॉट इक्वल टू b। अगर a b के इक्वल हो जाएगा तो सब हो जाएगा। फिर चाहे a को, अगर आप समझो हम बोले 5 में 4 घटाओ 1 आएगा, और 4 में 5 घटाओ -1 आएगा, यानी ये इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर a और b बराबर कर देंगे, कैसे, 5 में से 5 घटाओ 0 आएगा, या किसी भी 5 में से दूसरा 5 घटाओ 0 आएगा, यही होता है। ठीक है, अब ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए हम एक तरह से फिर से बताते हैं, क्योंकि मुझे भी पहली बार में समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों कर दिया गया। जैसे a लिखा हुआ था यहाँ पे, दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 ये है, और b यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 3 4 7। ठीक है, अब b माइनस ए किया गया, क्या किया गया, b माइनस ए, b माइनस ए किया गया, तो यहाँ पे जो जो कॉमन है 3 4 5 3 4 5 इनको हटा दो, 3 4 5 को हटा दिया। अब ये देखना है कि आगे कौन था, आगे b था, तो b में जितने अवयव बचे होंगे केवल वही लिखे जाएंगे और कुछ नहीं लिखा जाएगा। यार कैसे समझाऊं, यहां पे माइनस वाला कोई काम नहीं है, समझे। अगर a में कुछ बच रहा है तो उसको हटाओ, कभी मत लिखना, समझे। चलो ठीक है, देखो आगे फिर समझाता हूं कैसे। मुझे ऐसा क्यों फील लग रहा है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। चलो फिर से एक बार देखते हैं, ये लिखा हुआ है 6 और 7, बस इतना ही इसका आंसर आएगा। अगर यही a माइनस बी करते तो कितना उल्टा होता, ये समझिए। क्या काम वाला है, 3 4 5 हटा दो, 1 और 2 आता, यानी अब समझिए यहाँ पे ये जो माइनस वाला सेट है इसमें कुछ भी बच जाए हमें कभी आंसर में नहीं लिखना है, समझे कि नहीं समझे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं इसको हिंदी में लिखा देता हूँ कि हम नोट्स बना के, कैसे, नोट कर लीजिए पहले से, फिर नोट्स लिखते हैं। नोट देखिए, a माइनस बी में b करने पर सिर्फ और सिर्फ a के अवयव लिखे जाएंगे, a के बचे अवयव लिखे जाएंगे। अवयव लिखे जाएंगे, दिख रहा है, एक बचे अवयव लिखे जाएंगे, बस इतना ही है, यहाँ पे लिखे जाएंगे। इसका कहने का मतलब अगर यहाँ पे हम a माइनस बी किया है तो सिर्फ a के बचे अवयव लिखे जाएंगे, और b माइनस ए किया है तो सिर्फ और सिर्फ b के बचे अवयव लिखे जाएंगे। ये बस दिमाग में एक बार क्लियर कर लो, और कुछ नहीं था इस घटाने में, ठीक है। लेकिन दिक्कत आती है, मानते हैं दिक्कत आएगी। अब हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जल्दी से नोट करिए, कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी जैसे मैंने कोई बात बोली तो उसे पूरा करने के लिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए अब कुछ आप चीज आपको बोलनी है, उसके लिए आप क्या आगे लगा के उसे बोल सकते हैं, ठीक है, बस यही होता है पूरक। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिखा a b c d, ये हुआ a b c d, इसको हमने लिखा। अब इसमें इसके लिए हमें इसका यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट के बिना हम लोग कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं निकाल सकते। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके लिए आपको मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट देखना होगा, फिर भी मैं यहाँ पे कुछ समझा दूंगा। तो अगर समझ में आ जाता है तो ना देखना, अगर नहीं समझ में आता है तो देख लेना, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है
जिसके अंदर ये सारे अवयव आ जाएं तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, पूरी एबीसीडी पूरी जेड तक, ठीक है, एबीसीडी पूरी जेड तक। अब जेड सही से बन जाए, जेड पूरी जेड तक, ठीक है। तो जब हम कहेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो यानी ए डैश, इसको कॉम्प्लीमेंट को सिंबल जो होता है ना वो इसका डैश होता है, यानी कोई भी कॉम्प्लीमेंट लिखना हो उसका डैश लगा दो, ठीक। ए डैश लगाया तो जो डी को छोड़कर बाकी पूरी एबीसीडी लिख देंगे, यानी ई एफ जी एच डॉट डॉट जेड, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अभी नहीं समझ में आया ना, फिर समझते हैं। जैसे क्या लिखा हमने, एबीसीडी का हो गया यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लिखा मैंने 1 2 3, एक कोई सेट है, ये लिखा 1 2 3 4 5, लेकिन यहां हमने ये लिख दिया है कि यूनिवर्सल जो सेट है ना वो सिर्फ 10 तक है। ये लिखना बहुत जरूरी, वरना यूनिवर्सल सेट हम क्या कहां तक जाएंगे, क्या पूरा गिनती पूरी 1000 9000 जितने रात तक आती है उतने तक लिखेंगे। यहाँ तक यूनिवर्सल सेट लिख दिया 10 तक। तो अब यहाँ पे जब ए डैश निकालना तुमसे कहेगा तो 5 के बाद कितनी गिनती आएगी, 6 7 8 9 10, बस यही है और कुछ नहीं। ए डैश ये होता है उसका बचा हुआ भाग। जैसे अब ये वेन डायग्राम के साथ समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा। कोई एक ये यूनिवर्सल सेट है, यहां ये भाग इसका ए है, ये भाग हमारा ए है। जब ए डैश बोलेगा ना इसको छोड़कर पूरा भाग हम लोग ड्रॉ कर देंगे, तो बचा हुआ जितना भाग हुआ ना वो सब पूरा ए डैश कहलाएगा, पूरा ए डैश कहलाएगा और ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आती है डिमॉर्गन्स लॉ, और भी लॉस आते हैं वो हमें पढ़ाने। जैसे ए डैश का डैश ले लेंगे तो ए आ जाएगा। ये अगर किसी जैसे ए इनवर्स का इनवर्स करोगे, मैट्रिक्स में होता है ए इनवर्स का इनवर्स करोगे तो ए ही आ जाएगा, वैसे ही ए डैश का डैश करोगे तो ए आ जाएगा। जल्दी से प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। इसकी डिमॉर्गन्स लॉ समझाना है, डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भी एक कॉम्प्लीमेंट्स का एक लॉ है, जल्दी से नोट करिए। अगर अभी ना समझ में आया कॉम्प्लीमेंट तो एक बार फिर से समझाते हैं। जो प्रॉपर्टीज रखता है यानी किस किस तरह से चेंज हो सकता है, हमें आसानी मिलेगी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो देखते हैं। जैसे इसकी लिखा क्या लिखा, प्रॉपर्टीज, इसमें ही हमारा वो लॉ आता है। जैसे हमने ए लिया, ये पहली प्रॉपर्टी है, ये हमारा कोई सेट ए है और उसका हमने सेट ए डैश यानी इसी का उल्टे के साथ क्या किया, हमने यूनियन लिया तो हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। नहीं समझ में आया ना, अरे यार सुनो, हमने यही तो बोला था ना कि अगर ए डैश हमारा तभी निकलेगा जब यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दो। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, यानी जब यूनिवर्सल सेट में ए हट जाएगा तो ए डैश बचेगा, और यानी ए और ए डैश को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। देख लीजिए ए डैश प्लस ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आएगा, और हमने यहाँ यूनियन प्लस का मतलब यूनियन है, बस है कि नहीं, यही था बस सेम। अब यहाँ पे सेकंड लॉ जो आता है वो आता है ए नहीं इसी का है, लेकिन मान लीजिए इंटरसेक्शन ए डैश हमेशा फाई आएगा, यानी ए और ए डैश में कुछ कॉमन ही नहीं है यार। ए और ए डैश में कहा कुछ कॉमन, अभी मैंने दिखाया था कि अगर ए एबीसीडी लिखा है तो जो जेड से एबीसीडी को हटाकर जो लिखा जाएगा वो ए डैश होगा, ठीक है, तुरंत ये हो जाएगा। ये हमारा सेकंड लॉ हो गया। लॉ क्या है, ये प्रॉपर्टीज है, अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी मिलेगी, ठीक है। अब थर्ड लिखते हैं, यानी ए यूनियन बी लिया और इसका होल का डैश यानी इंटर ये कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये डिमॉर्गन्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है, डिमॉर्गन्स लॉ। ये आपको बहुत यूज करेगा, आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग में भी यूज होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ ये सब पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक जो चीज आती है नई वो ये है, ए यूनियन 5 हो गया, 5 5 4 4, हाँ ये हो गया। अब एक चीज और है लास्ट वाला कि अगर 5 है और इसका इंटरसेक्शन ले लें, यानी इंटरसेक्शन क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए कॉम्प्लीमेंट ले लें तो डायरेक्ट चेंज होगा किसमें, यूनिवर्सल सेट में। 5 जो है वह हमारा एम्प्टी सेट है यानी रिक्त समुच्चय है, और इसके बाद अगर इसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक ले लें, यानी एम्प्टी सेट का पूरक क्या होता है, सीधे पूरा सेट जो बन जाएगा यूनिवर्सल सेट हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये एक हो गई, जल्दी से नोट करिए। हो गया। और एक प्रॉपर्टी तो मैं आपको बता ही चुका था, वी यानी ए कोई है उसका डैश लिया और फिर उसका फिर से डैश ले लिया, वो ए के बराबर हो जाएगा, बस इतना ही था।
तो आज का लेक्चर अब यहीं पे एंड करते हैं। अब इसके बस आप क्या करना है, आपको ये सब देख के बस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एनसीईआरटी के करिए या किसी अच्छी बुक के करिए, जरूर आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।